नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर से आंदोलन ऐलान कर दिया है और ऐसे में माहरा ने नीट यूजी और यूजीजी जो पेपर लीक हुए हैं, ऐसे में युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। करण माहरा ने कहा है कि आज पूरे देश के युवा एक के बाद एक पेपर लीक होने से परेशान हैं। सभी युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज यूजीसी के नीट और एनईईटी के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करने वाली है, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब प्रत्याशियों के लिए दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया है कि प्रभारियों को अपनी न्याय पंचायत में पार्टी के कार्यक्रमों के संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी लखपत बुटोला और मंगलौर सीट से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन नामांकन कर चुके हैं। साथ ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जिस प्रकार से अभी नगर निकाय के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए चुनाव पे नहीं कराए। मंत्री जी बार बार झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, कोर्ट में लोग चले गए। उसके बाद भी इन्होंने 3 महीने का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया। पहले 6 महीने का बढ़ाया, अब 3 महीने का बढ़ा दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मत प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य के अंदर बढ़ा है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। अब ये जो पंचायत के स्तर के चुनाव होने हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसके लिए पार्टी ने पूरा होमवर्क तैयार कर रखा। इसके लिए पूरे हम ग्राम पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर हम लोग प्रभारियों की नियुक्तियां करेंगे। वो जाके लोगों से समन्वय स्थापित। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारी जारी है। बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। वहीं मंगलौर सीट को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, इसको लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला से खास बातचीत की है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी कमर भी कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अब जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में डोईवाला से विधायक ब्रजभूषण गहरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी पे। किस तरह से देख रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं 2 सीटों पर, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, 10 जुलाई को उपचुनाव हो रहा है हमारे दोनों विधानसभाओं में, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। और बद्रीनाथ विधानसभा का आपको जानकारी है कि वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो विधायक थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और आदरणीय मोदी जी के किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया। और अभी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहाँ से विधायक का प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र भंडारी जी निश्चित तौर पर एक अनुभवी हैं। जिला पंचायत के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और उससे पूर्व वो 2007 में विधायक रहे। और उस समय भी जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सहयोग किया था और वहाँ पे उनको कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने समय में भी कार्य किए हैं, जनता उनके कार्यों को देखते हुए। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास के बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। तो उसका लाभ निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशियों को उसका लाभ मिलेगा।
अच्छा विधायक जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भाजपा में राजेंद्र भंडारी जी आ गए, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अभी भी कांग्रेस में है, तो अब ये भी बात आ रही है कि उनकी पत्नी पति का साथ देंगी या फिर पार्टी का साथ देंगी। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस में है या कांग्रेस की बैठकों में कहीं जा रही हैं। आपने अभी लोकसभा चुनाव देखा है, गढ़वाल लोकसभा जब चुनाव हुआ था तो गढ़वाल लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी थे श्री अनिल बलूनी जी के, उनके पक्ष में भी वो लगातार काम करते रहे, सब लोग करते रहे और राजेंद्र भंडारी जी के साथ उन्होंने भी काम किया है। और अगर कहीं ऐसा दिखा नहीं है, आपने चुनाव में देखिए कि वो कहीं कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी के कहीं मंचों पे दिखी हों या कहीं उन्होंने उनके लिए वोट मांगा, तो मुझे लगता नहीं है कि वो हमारे विरोध में है। अच्छा सर, मंगलौर सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसको भाजपा आज तक नहीं जीत पाई है राज्य बनने के बाद से, तो क्योंकि उस पर हमेशा से बसपा का और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, तो इस बार किस तरह से आप जीत का दावा कर रहे हैं कि आखिर कैसे आप लोग वहां पर जीत कर पाएंगे। बहुत से विधानसभा चुनाव सीटें ऐसी होती है या लोकसभा सीटें ऐसी होती है जहां पर ये कहा जाता है कि ये चुनाव आज तक कभी भाजपा नहीं जीती है, अमुक पार्टी नहीं जीती है, लेकिन एक अच्छी रणनीति के तहत हम लोगों का एक जो अनुभव है, संगठन का जो नीचे स्तर का बूथ स्तर का चुनाव मैनेजमेंट है, शक्ति केंद्र स्तर पे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो कार्य है और सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पर बहुत लंबे समय तक लंबी पार्टियों का, जिनका लंबे समय तक वहां पर वो सीटें रही हैं, उन सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। और इस बार हमारी जो रणनीति है बहुत अच्छी, उससे हम लोग इस समय मंगलौर सीट को भी जीतेंगे। अभी तक कहा जाता था कि जिला पंचायत में हरिद्वार से आज तक कभी कोई भाजपा का नहीं, लेकिन आपने देखा है कि हमारे मैक्सिमम सारी जिला पंचायत के हमारे वहाँ पर सदस्य चुनाव जीत के आए। जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत के आया है, हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत काम किया, इसलिए जिला पंचायत भी जीते हैं हरिद्वार में। पहले कहा जाता कि आज तक कभी नहीं जीते हैं, लेकिन हम जीते हैं। तो उसका भी निश्चित तौर पर हम मंगलौर सीट को भी हम एक बहुत अच्छे उससे एक अच्छे हमारे संगठन के जो हमारे नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक उसको हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे हरिद्वार से सांसद हैं, वो वहाँ के प्रभारी, उनका दायित्व दिया गया है। गढ़वाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो अनिल बलूनी जी, उनको वहाँ का प्रभारी का दायित्व दिया गया है। और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहाँ पर जो हमारे संगठन के कुछ हमारे मंत्री भी हैं, कुछ हमारे अन्य जनप्रतिनिधि विधायक हैं, एक कमेटी बनी है, उन सबको जिम्मेवारियां दी गई हैं कि वो नीचे स्तर तक, पूरे शक्ति केंद्र स्तर तक, पूरे बूथ स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों, आदरणीय मोदी जी के द्वारा किए हुए कार्यों का वो और राज्य सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को हम जनता के बीच में उनको बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये कार्य किया है और आप लोग हमको अपना जनता से हम कह रहे हैं हमें आशीर्वाद दीजिए और हम लोग इसमें हम लोग आगे भी हम आप लोगों के साथ विकास के कार्यों में आपके साथ खड़े हैं। अच्छा सर, लगातार क्योंकि कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि आपके जो एक कैंडिडेट हैं वो राज्य के बाहर से आप लेकर के आए, दूसरे जो कैंडिडेट लेकर के आए वो आपने उन्हीं की पार्टी से आप तोड़ करके लेकर के आए, तो इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप। राज्य से बाहर का ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से वो यहाँ पे वोटर लिस्ट में उनका नाम है, मतदाता सूची में उनका नाम यहाँ पर है, तो जिस वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो इस राज्य के हो गए, हो यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ सपना होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है, हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आप देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी हमारा कहीं भी स्टेट में जा कर के कहीं भी किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। तो बाहरी और उसका नहीं है, सवाल है कि जो हमारे अवतार सिंह भटाना जी हैं, अनुभवी नेता हैं और वो चुनाव जीत जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास भी होगा। उनका अनुभव है, पहले भी रहे हैं, तो उनके अनुभव का लाभ भी हमको मिलेगा। जी।
अच्छा सर, ये भी देखने में आ रहा है आपके प्रदेश प्रभारी लगातार ताबड़तोड़ बैठकें भी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के संदर्भ में हो या फिर अब आगामी उपचुनाव को लेकर के हो। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को भी रणनीति और मजबूत करनी चाहिए, प्रदेश प्रभारी हों या फिर अध्यक्ष हों, उस तरह से दिखाई दें फील्ड में? कि हमारे आपने देखा होगा हमारे विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 2.5 साल होने वाला है, लोकसभा चुनाव से पहले हमारी संगठन की रचना है और हमारे प्रभारी जो भी हमारे प्रभारी रहे हैं, अभी हमारे माननीय दुष्यंत गौतम जी है, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बहुत अनुभवी नेता है। बहुत उन्होंने ग्रास रूट पर ज़मीनी स्तर पर उनका बहुत अनुभव है, कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं। अब अभी हमारे वो प्रभारी हैं यहाँ पर, वो लगातार बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें कर रहे हैं, हमारे समाज के हर वर्गों के साथ बैठकें हैं, हमारे पूरे मोर्चों के साथ बैठकें होती हैं, हमारे जो हमारे संगठन की जो हमारे मंडल हैं, मंडल स्तर से लेकर के नीचे स्तर तक वो लगातार बैठकें करते रहे हैं और उसका लाभ भी हमको मिला है। लगातार लोकसभा चुनाव में लगातार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में रहे हैं। लगातार हर पूरे प्रदेश का उन्होंने 5 लोकसभा क्षेत्रों में उनका बड़ा प्रवास रहा है। नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े समूह के साथ बैठना के साथ तो हमारा संगठन का जो कार्यशैली है, संगठन का काम करने का जो तरीका है कि हम लोग पूरे नीचे बूथ स्तर तक हमारी एक टीम होती है, 11 लोगों की एक टीम होती है, अध्यक्ष है, उसके साथ एक पूरी टीम है। ऐसे हमारे शक्ति केंद्र हैं, 3 से और 5 बूथ हमारे एक शक्ति केंद्र में होते हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं। ये लगातार हमारा नीचे स्तर तक हम पूरे उनके साथ बैठकों की करते हैं। तो इससे जनता में हमारा कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है, बूथ स्तर कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है। तो जो संवाद नीचे से लेकर के बूथ, हमारा तो नारा होता है बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो हम बूथ को जो हमारा मैनेजमेंट है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे स्तर से लेकर के ऊपर प्रांत तक पूरा जगह सक्रिय रहता है। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो ब्रजभूषण गैरोला जी को आप सुन रहे थे, जो कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह की रणनीति भाजपा बना रही है और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत का भी दावा किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के समर्थन के लिए गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से लखपत बुटोला के पक्ष में वोट देने की अपील की। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को विकास पुरुष बता रहा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहा है, वो सभी कांग्रेस सरकार में हुए थे। विफलता का अनुमान है, जबकि हकीकत ये है कि हमने बद्रीनाथ क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास के काम करवाए और विकास के काम कोई व्यक्ति नहीं करवाता है, ये पार्टी करवाती है और उस पार्टी की सरकार कराती है। और इस मामले में, काम के मामले में, कांग्रेस का रिकॉर्ड नरेंद्र सिंह भंडारी जी से लेकर के जो है कांवड़ यात्रा में शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस महकमा तैयारियों में जुट गया है। हरिद्वार जिले के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कांवड़ पटरी के मार्ग का विशेष ध्यान रखा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश में काम करना शुरू कर दिया है। 19 जुलाई से कांवड़ हमारा स्टार्ट होना है, उसको लेके आज एक स्थलीय निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो कांवड़ पैदल कांवड़ का और जो हमारी डाक कांवड़ है उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, इसको लेके एक ब्रॉड हम लोग एक बड़े स्तर पर कार्य योजना बना रहे हैं। उसी को लेके आज एक स्थलीय निरीक्षण है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ का जो लास्ट के 4 दिन ट्रैफिक के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उस समय हमारी नहर पटरी के साथ साथ हमारा मेन हाईवे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव झेलता है। उसको लेके जो फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट किस तरीके से है, क्योंकि नए स्ट्रक्चर्स बने हैं, नई सड़कें बनी हैं, तो उनको लेके हम लोग जो हमारा हाईवे है उसमें कहाँ पर हमारे अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, उसका हम लोग एक अनुमान भी लगा रहे हैं। उसको लेके हम लोग निरीक्षण करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे।
सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव, दंगा करने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपने सही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके ये भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के धंधों में आ जाते हैं, तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है उसको बहुत ही सघनता से की जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और हम लोग सत्यापन लगातार करते रहे हैं, पिछले सालों में भी कर रहे हैं। पिछले मेरे को ख्याल है कि पिछले साल हमने 3-3.5 लाख के आसपास सत्यापन किए थे और इसके अभी इस साल भी अगर देखें तो 1.25 लाख के आसपास हमने लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो पुलिस एक्ट में चालान और इसे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की गई है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही यूनियन बैंक भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अपना योगदान भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दे रहा है। वहीं सुधीर चंद नोटियाल, सदस्य प्रवासी उत्तराखंड, ने बताया है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन ग्राहक और बैंक के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है और ग्राहकों को बैंक से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हमारी बहुत तेज़ी से, उसमें बैंक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये भी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। कभी लगता था लोगों को कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स के आगे बहुत मुश्किल होगी उनको, लेकिन बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है सारे दोनों सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में भी और प्राइवेट बैंक्स में भी। तो एक हेल्दी कंपटीशन है अमंग्स बैंक और इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं वो कस्टमर्स को, बैंक के ऑफिसर्स को एक साथ लेके आते हैं। उनके जो इश्यूज़ हैं या कोई और उनको जानकारी चाहिए वो भी सॉल्व हो जाती है। प्लस ये भी पता लगता है कि एक ही बैंक के कितने वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं। पौड़ी जिले के बिरोखाल ब्लॉक के फरसाड़ी क्षेत्र में गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया। गांव के पास घूम रहा गुलदार झाड़ियों में जा छिपा, जिस पर युवक पत्थर मार रहा था। तभी गुलदार ने झाड़ियों से निकलकर युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। विकासनगर में बुधवार को शक्ति नहर में कूदे एक युवक को बचाने के लिए उसके पिता ने भी छलांग लगा दी। इस हादसे में दोनों पानी के तेज बहाव में लापता हो गए। वहीं दोनों की तलाश कर रही एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव बरामद कर लिया है, जबकि युवक के पिता के शव की अभी भी तलाश जारी है। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के अमोडी के पास भरनार खोले में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। हादसे में वाहन सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति पीलीभीत के न्यूरिया जिले के रहने वाले थे। देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। एमडीडीए ने 2016 के बाद कब्जा करने वाले 249 अवैध निर्माण को नोटिस भी भेजा है और घरों को खाली करने के लिए भी 3 दिन का समय दे दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच राजधानी देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन
बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDDA ने 2016 के बाद कब्जा करने वाले 249 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है। घरों को खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद सोमवार से बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। DM को पत्र भेजने के साथ ही SSP से 6 कंपनी PSC मांगी गई हैं। देखिए, ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी ओर ध्यान दिया है। उन्होंने भी देखा है कि जो हमारी बस्तियों में 2016 से पहले के जो लोग बसे हुए हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सके, क्योंकि नदी के बीचों बीच बैठे हैं और NGT की तरफ से ये आदेश आया है। तो MDD अपनी प्रक्रिया को देख रहा है, लेकिन किसी को भी नाजायज सताने का कोई काम नहीं हो। MDDA ने पूर्व में 412 लोगों को नोटिस भेजा था, जिसके बाद 163 लोगों ने 11 मार्च 2016 से पहले के कब्जाधारी होने के प्रमाण दिखाए थे, जबकि 249 लोग अवैध कब्जेदारों के रूप में चिन्हित हुए हैं। कहा जा रहा है कि MDDA पर की गई कार्रवाई को लेकर दबाव है। गुरुवार को MDDA ने जिलाधिकारी को कार्रवाई के बाबत पत्र भेजा है, जिसमें मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही SSP अजय सिंह को भी पत्र भेजा गया है, जिसमें कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई के दौरान PSC की 6 कंपनी तैनात किए जाने की मांग की गई है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को कब्जे हटाए जाएंगे। हो रहा है, जो गलत तरीके से वहाँ पर बैठे हैं और गलत काम करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि MDDA जो नोटिस दिए हैं उसमें हटाने के उन लोगों को, तो मुझे लगता है कि अगर जो गलत तरीके से अतिक्रमण करेंगे या इस चपेट में आएंगे अतिक्रमण की, क्योंकि ये आदेश है और इस आदेश को कोई काट नहीं सकता और ये ऑल इंडिया आदेश है। नदियों किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर NGT की सख्ती के बाद नगर निगम और MDDA प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। पिछले दिनों नगर निगम की ओर से दीपनगर, काठ बंगला और जाखन स्थित मलिन बस्तियों में बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद कई संगठनों और अतिक्रमण ध्वस्त होने के बाद प्रभावित लोगों ने MDDA कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर से कार्रवाई की तैयारी है। लिहाजा एक तरफ जहां अतिक्रमणकारी चिन्हित हैं, तो दूसरी तरफ सियासत हो रही है। तो नदी को चौड़ीकरण का जो हिस्सा लाना है उसके लिए भी देखते हुए इसमें तमाम नदी को स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए भी सरकार की तरफ से उसमें मुहिम चलाई जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नदी में जितने भी हमारे लोग बसे हैं 2016 से पहले के जो लोग बसे हैं उनको बसाने का काम करेंगे, उजाड़ने का नहीं। NGT ने देहरादून नगर निगम और MDDA को चिन्हित अतिक्रमण पर 30 जून तक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लिहाजा नगर निगम की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया, लेकिन MDDA की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कई दिनों तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर कई सवाल भी उठे। लेकिन अब MDDA ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए, अतिक्रमण के नाम पर लगातार जो है गरीबों का उत्पीड़न भाजपा सरकार कर रही है और हम लगातार इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। पहले नगर निगम जो है इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा था, अब MDDA जो है इस प्रकार की कार्रवाई कर रही थी। भाजपा के विधायक और मंत्री लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। भाजपा के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से एक ही बात कह रहे हैं कि आपको अगर किसी को हटाना जरूरी है तो उसके पुनर्वास की क्या योजना है। उपचुनाव के बाद प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। लिहाजा सियासत करने वाले सोच समझकर ही बयान दे रहे हैं, क्योंकि बात वोट बैंक की है। और इन सब के बीच कई सवाल हैं। सवाल यह है कि कुछ दिन बाद प्रदेश में मानसून की एंट्री होने वाली है। लिहाजा ये सवाल भी उठ रहा है कि जिन लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे वो लोग बरसात के दिनों में कहाँ रहेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गरीबों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मौजूदा वक्त में मुश्किल लगता है। NGT और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि NGT और हाईकोर्ट के ये निर्देश कहाँ है कि इनका पुनर्वास नहीं होना चाहिए। तो सरकार अगर जो है लोगों को हटाना चाहती है तो पहले जो है उनके बारे में सोचे। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर देहरादून में एक सर्वे किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कुल 129 बस्ती हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा भवन होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बड़ी बात यह भी कही गई थी कि 40,000 से ज्यादा भवनों में ज्यादातर भवन नदियों के फ्लड जोन में हैं। अतिक्रमण का ही नतीजा है कि देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी आज नाले में तब्दील हो गई है। स्थिति तो यह है कि किसी किसी जगह पर नदियों की चौड़ाई मात्र 10 फीट रह गई है। ऊपर से कहा जा रहा है कि सिटी मोबिलाइजेशन प्लान के तहत 2 बड़े एलिवेटेड हाईवे बनाए जा रहे हैं। ये दोनों बड़े हाईवे शहर के बीच में रहने वाले रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बनाए जाएंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम विभाग की बातें सच हो रही हैं। नदियों किनारे बसे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद है।
मानवीय दृष्टिकोण अपनाए कि कैसे उनके बच्चे जो है अपना जीवन यापन करेंगे। वो गरीब लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है और सरकार जो है अपनी तानाशाही कर रही है। निश्चित तौर पर ये गलत है और हम इसका विरोध जारी रखेंगे। उत्तराखंड में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है और सभी सरकारों के कार्यकाल में अतिक्रमण किया गया है। शहर में बेतरतीब निर्माण का ही नतीजा है कि इस साल देहरादून में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। साल दर साल शहर का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर पर्यावरण भी चिंतित भी हैं। लेकिन सियासत करने वाले इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। अगर यूं ही चलता रहा तो दिल्ली की तरह यहाँ भी तापमान बढ़ जाएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।